औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने तीसरा एसएलओ जो है वो डिस्कस करना है, जो कि है क्वांटम नंबर्स के ऊपर। क्वांटम नंबर्स जो है ना, इसको मैं आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझाऊंगा। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको ये बता दूँ कि मैं एक किसी भी शहर में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कह रहता हूँ कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो इस्लामाबाद में रहना क्या आपको मेरे तक पहुँचा पाएगा या आप मुझे ढूँढ पाएँगे इस तरीके से? तो ये एक सिर्फ़ ये वाली इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है आपके लिए कि आप मुझ तक पहुँच सकें। तो आपको जब तक मैं मुकम्मल एड्रेस नहीं बताऊँगा, तो तब तक आप मुझ तक नहीं पहुँच सकते। जैसा कि मैं आपको इस्लामाबाद का भी बता दूँ, फिर उसमें उस रीजन का भी बता दूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, फिर उसके बाद मैं गली नंबर भी बता दूँ, मकान नंबर भी बता दूँ, फिर उसके बाद आपको मैं अपना फ़ोन नंबर भी दे दूँ, तब जाके आप मुझ तक ईज़िली पहुँच सकते हैं और मुझे ढूँढ सकते हैं। तो अगर किसी भी एटम के अंदर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो है वो ढूँढना चाहते हैं, उसकी जो मुकम्मल एड्रेस बुक होती है, वो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास क्वांटम नंबर होते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि ये एड्रेस बुक है, एड्रेस बुक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एड्रेस बुक है इन एटम, यानी किसी भी एटम में अगर आपने इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, तो उसके ढूंढने के लिए जो एड्रेस बुक है वो आपके पास क्या होगी? क्वांटम नंबर होंगे। क्वांटम नंबर है क्या? क्वांटम नंबर कुछ नंबर्स होते हैं, यानी कि हमने कुछ नंबर जो है वो असाइन किए हुए हैं। ये कुछ डिजिटल या मैथमेटिकल अप्रोच है। कुछ नंबर्स हैं जो कि हम लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? एटम के जो यानी कि न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द में, जो उसकी गिरदोनवा है, जो उसका एटमॉस्फेयर है, जो एटम का एटमॉस्फेयर यानी न्यूक्लियस का जो एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। तो इस चीज को हम लोग जो है वो क्वांटम नंबर्स के जरिए जो है वो लोकेट कर पाते हैं। ये कुछ चार न्यूमरल्स हैं, यानी चार मुख्तलिफ नंबर है, यानी कि उससे हम जो है वो जो कि हम इलेक्ट्रॉन को असाइन करते हैं किसी भी एटम के अंदर। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एक जो है वो न्यूक्लियस के करीब है, तो उसका जो क्वांटम नंबर होगा वो कुछ और होगा, जो उससे थोड़ा दूर होगा तो उसके नजदीक वाले का कुछ और होगा, फिर उससे दूर वाले का कुछ और, उससे दूर वाले का। तो हम उसको नंबर की बुनियाद पर जो है वो लोकेट करेंगे। तो ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा है, कोई छोटा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के लिए हम इन नंबर्स को जो है वो यूज करते हैं और उससे हम लोग जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है एग्जैक्टली। तो हम अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसकी एनर्जी क्या है, वो कहाँ पे है, अब वो किसी न्यूक्लियस के करीब होगा तो उसकी कम एनर्जी होगी, न्यूक्लियस से दूर होगा तो उसकी ज्यादा एनर्जी होगी। तो ये हम कैसे पता चलता है? हमारे पास दो क्वांटम नंबर होते हैं, इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, और एक हमारे पास होता है एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, इससे जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो ये जो दो नंबर हैं, इन नंबर से हम उस इलेक्ट्रॉन का जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉन की जो रिलेटिव एनर्जी है वो उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आए तो हमारे पास कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका जिक्र आपकी बुक में एक दो का है, उसके अलावा जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे उनका जिक्र नहीं मिलता। तो इन सारे साइंटिस्ट ने जो है वो इस सारे सेट ऑफ न्यूमरल्स को यानी कि बनाने में जो है वो अहम किरदार अदा किया। तो नील बोहर जो थे, ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रम के जरिए, एमिशन स्पेक्ट्रम एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक हो गया। और इसके जरिए इसने क्या किया? इसने जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको फाइंड आउट किया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक हो गया। क्वांटम नंबर जो था, इसने नील बोहर ने जो है वो इसके बारे में बताया। एमिशन स्पेक्ट्रम उसने पहले शेल के बारे में बताया था, यानी इसकी जो इंफॉर्मेशन थी वो हमारे पास शेल की इंफॉर्मेशन थी। तो शेल नंबर जो होता है, शेल नंबर, उस शेल नंबर को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पहला क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नील बोहर ने दी, जो कि 1913 के अंदर। उसके बाद आर्नल्ड समरफील्ड आ जाता है। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम था, ठीक है, ये लाइन स्पेक्ट्रम मजीद फाइन लाइन स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर मुश्तमिल था, फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर। स्पेक्ट्रल लाइंस यानी इस एमिशन स्पेक्ट्रम को हम जब आगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक, तो उसकी स्प्लिटिंग होती थी, तो उसमें से फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस आती थी। उन फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस को किसने एक्सप्लेन किया? समरफील्ड ने। तो इसने फिर मजीद बताया कि किसी शेल के सब शेल होते हैं, सब शेल में भी अंदर भी कुछ ऐसे रीजन हैं जिनको हम सब शेल्स का नाम देते हैं, सब शेल्स। सब शेल्स, तो ये जो सब शेल की आइडेंटिफिकेशन थी, इसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर से जो है वो समझते हैं। एंगुलर क्वांटम नंबर से जो है वो हम इसको समझते हैं। तो एंगुलर क्वांटम नंबर, या हम इसको जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कह देते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में किसने हमें बताया? वो हमें आर्नल्ड समरफेल्ड ने बताया, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक हो गया? तो इसके बारे में आर्नल्ड समरफेल्ड होता है। फिर इसके बाद जो ये दो साइंटिस्ट हैं ना, ये वाले और ये वाले, ठीक है, ये जो दो हैं, इन्होंने एक ही साल के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन के ऊपर बात की कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, देयर इज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, कि वो अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो स्पिन करता है। तो उसकी स्पिनिंग के ऊपर इसने फिर एक पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के जरिए ये बताया था, जिसको हम पाली एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ये जो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, इसके जरिए इसने जो है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताया। फिर ये इनके बाद, इसको मैंने थोड़ा पहले लिख दिया, बट इन्होंने जो है वो सारे सेट ऑफ जो जितने भी हमारे पास क्वांटम नंबर थे, चाहे वो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, उसके लिए भी न्यूमेरिकल वैल्यूज दी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जिसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, चाहे वो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर है, सारों के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारे पास किसने दी थी? अरविंद श्रोडिंगर ने। इसने वेव इक्वेशन के जरिए उसको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद इन्होंने भी जो है वो स्पिन के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन की दो किस्म की स्पिन होती है, एक हमारे पास होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये दो तरह की स्पिन होती हैं। इनके बारे में किन्होंने बताया था? जॉर्ज उलनबैक और सैमुअल गोल्डस्मिथ ने जो है वो इसके बारे में बताया था। तो ये सारे वो पायनियर, ये एक साइंटिस्ट का काम नहीं था, ये सारे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनकी मुश्तरका मेहनत से जो है वो हम मुख्तलिफ सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स जो है, सेट ऑफ न्यूमरल्स जो है उनके ऊपर काम कर पाए, और वो सेट ऑफ न्यूमरल्स हमने एडजस्ट कर दिया ताकि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो है वो लोकेट कर सकें कि एटम में एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। तो पहला क्वांटम नंबर जो है वो हमारे पास क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। और ये जो क्वांटम नंबर होता है, ये हमें शेल नंबर, किसी भी इलेक्ट्रॉन के कितने शेल हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, तो इस चीज को जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोकेट करता है। ठीक हो गया? फिर उसके बाद इस क्वांटम नंबर के अंदर हमें, क्योंकि हर एक पीरियोडिक टेबल जो हमने असाइन किया हुआ ना, अब तो हम मॉडर्न बात करेंगे ना, क्योंकि सारी चीजें हमारे पास डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, तो ये हमें पीरियड के बारे में भी बताता है। यानी आपके पास जो फर्स्ट पीरियड है उसमें नंबर जो होगा, एन जो होगा वो 1 होगा। सेकंड पीरियड होगा ना किसी का, तो उसमें एन की वैल्यू क्या होगी? 2। तो तब हमारे पास सेकंड पीरियड होगा। अगर एन की वैल्यू 3 है, तो वो जो एलिमेंट है जिसका वो एटम है, तो वो तीसरे पीरियड में लाया करता है। मतलब मैं आपको समझाना चाहूँ कि अगर किसी की वैल्यू, किसी एटम की वैल्यू 1 है, तो वो जिस एलिमेंट का वो एटम है, तो वो एलिमेंट बेसिकली पहले पीरियड में होगा। फिर उसके बाद जिसका क्वांटम नंबर जो है वो 2 है, यानी आखिरी जो उसका क्वांटम नंबर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो 2 आ रहा है। तो वो जो 2 है उसका मतलब ये है कि वो जो एटम है जिस एलिमेंट का, वो एलिमेंट दूसरे पीरियड में लाया करता है। इसी तरीके से 3 जिसका आ जाएगा, यानी कि 3 जिसका क्वांटम नंबर होगा, तो उसका मतलब ये होगा कि वो हमारे पास जो एलिमेंट है, जिस एटम का वो जिस एलिमेंट का वो एटम है, तो वो एटम, वो एलिमेंट तीसरे पीरियड में लाया करता है। तो पहला जो हमारे पास एन है, एन की वैल्यू अगर 1 होगी, तो इसका मतलब होता है हमारे पास के शेल है। कौन सा शेल है वो? के शेल।
और अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है वो क्या है, L शेल है। और 3 वैल्यू है तो इसका मतलब है वो n शेल है, एम शेल। ठीक हो गया, वो एम शेल है। और 4 वैल्यू है तो इसका मतलब है वो एन शेल। इस तरीके से सो ऑन हमारे पास जितने भी शेल होंगे उनके शेल की जो है वो आइडेंटिफिकेशन के एल एम एन इस तरीके से हम करेंगे। तो जितनी एन की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी तो उतने नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे। और जब नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि एटम का साइज भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ एन, लार्जर विल बी द शेल एंड लार्जर विल बी द साइज ऑफ एन एटम। अच्छा, फिर उसके बाद ये पहली बार किसने एक्सप्लेन किया था इनको? तो पहली बार एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो बोहर और मैक्स प्लैंक क्वांटम थे, जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो कि हमने हाइड्रोजन का जो है वो, इन्होंने जो है वो हाइड्रोजन एटम का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है उससे इस तरह को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद इसका फार्मूला क्या है, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास 2n²। 2n² के जरिए हम किसी भी जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के अंदर या किसी भी एटम के अंदर जो शेल है उस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, तो हम इस तरीके से इस 2n² की मदद से वो इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो हम 1 वैल्यू पुट करें, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में 2 इंटू एन की वैल्यू दूसरे शेल के लिए क्या होगी, 2 होगी। तो 2 का स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में इसी तरीके से 3 इसका जो है वो स्क्वायर है तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में आ सकते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में आ सकते हैं। तो फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल में 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। तो यानी ये जो फोर्थ शेल है इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ सकते हैं। तो इसके बारे में जो है वो मैक्सिमम हमारे पास इंफॉर्मेशन है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है वो हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इस एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं और आप इसको ना सबशेल क्वांटम नंबर भी कह देते हैं। एंगुलर क्वांटम नंबर और सबशेल क्वांटम नंबर, और इसको हम एल से डिनोट कर। ये हमारे पास जो है वो ऑर्बिटल्स या सबशेल के बारे में बताता है हमें कि सबशेल कितने हैं, किसी भी जो शेल है उसके सबशेल कितने हैं या ऑर्बिटल्स कितने हैं। ऑर्बिटल और सबशेल एक ही माना में लिया जाता है। एक शेल के एक या एक से ज्यादा जो है वो सबशेल्स हो सकते हैं या ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। ऑर्बिटल उस जगह को कहते हैं एटम के इर्द गिर्द, वो जगह जहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन का श्योरिटी है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, तो उस जगह को हम उसका ऑर्बिटल कहते हैं। यानी अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इलेक्ट्रॉन हूं तो ये जो जिस रूम में मैं हूं तो ये मेरा ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे मैं मैक्सिमम मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग है तो मैं इसको कह दूंगा कि ये मेरा ऑर्बिटल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो द क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द एंगुलर मोमेंटम, यानी जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हम बोर मॉडल में पढ़ते हैं ना कि एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन का, तो वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में कौन बताते हैं हमें? ये एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो स्पेसिफाई करता है। और सब शेल के बारे में बताते हैं कि किसी शेल में कौन सा सब शेल है, या एक शेल है तो उसके कितने सब शेल हो सकते हैं, इसके बारे में बताता है। अगर हमारे पास हमने इसको क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू से पता लगाना चाहते हैं कि हमारे पास कौन सा सब शेल है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। उसका फार्मूला है L इज इक्वल टू n-1। अगर मैं पता लगाना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास n की वैल्यू अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 है, तो जो L की वैल्यू है वो क्या होगी, तो L इज इक्वल टू 1-1, तो वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू क्या हो, n की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 हो, तो हम l की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो 2-1 इज इक्वल टू 1। तो l की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जब हमारे पास n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और इसी तरीके से अगर हम मालूम करना चाहते हैं 3, यानी n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो वो हमारे पास 3-1 इज इक्वल टू
2, तो एल की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। इसका मतलब है जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास 1 होगा तो एल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और हमारे पास जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसी तरीके से यानी वो एक डिजिट आगे होगा, ये एक डिजिट पीछे होगा। तो हमारे पास ना जब जीरो सब यानी कि एल की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब होता है एस सब शेल, एस। और जब हमारे पास एल की वैल्यू जो है वो 1 हो तो ये क्या होता है? ये पी सब शेल को डिनोट करता है। और जब 2 हो तो ये डी सब शेल को डिनोट करता है। और जब 3 हो तो ये एफ सब शेल को जो है वो डिनोट करता है, एफ सब शेल। तो ये एफ सब शेल को डिनोट करता है। तो हमारे पास किसी भी जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 1 है तो हमारे पास उसमें एक ही सब शेल होता है। और अगर हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसका कैसे हम लोग जो है वो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ सब शेल, ये कैसे, ये हमें पता कहाँ से चला? जो एमिशन स्पेक्ट्रम था ना, जब हम उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से गुजारे जो कि हाई रेजोल्यूशन था, तो वहां पे फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी। क्या आ रही थी? फाइन स्पेक्ट्रल लाइन। ये फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी उस स्पेक्ट्रम की। तो वहां से हमने अंदाजा लगाया कि एक शेल के मजीद जो है वो सब शेल। तो लार्ज, ये कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे, यानी शेल, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, इस तरीके से कह रहा है कि पहला शेल होगा तो उसमें सब शेल कम होंगे, दूसरा शेल होगा उसमें सब शेल ज्यादा होंगे, दूसरा तीसरे शेल में और सब शेल ज्यादा होंगे। तो ये कह रहा है कि जितना शेल जो है वो बढ़ता जाएगा, सब शेल भी उसमें सब शेल की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से जब उसके अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स बढ़ते जाएंगे तो इसका मतलब है वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अकोमोडेट कर सकता है, यानी उस शेल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे पहला शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसका एक ही सब शेल है। दूसरे शेल में जो है वो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि उसमें 2 सब शेल है। तो इसी तरीके से जब हम शेल या सब शेल की बात करते हैं तो एक शेल जब बढ़ता जाता है, यानी लार्जर शेल होता है, तो उसमें सब शेल भी ज्यादा होते हैं। फिर इसके बाद जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये हमें ये बताता है कि कौन सा सब शेल है, एस है, पी है, डी है या एफ है। इस तरीके से हम उस जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ना, उसका पता लगा सकते हैं कि वो कौन से सब शेल में है। और जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनमें से किसी भी सब शेल में होगा तो उस एलिमेंट को, जो एटम है जिस एलिमेंट का, उस एलिमेंट को हम लोकेट कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर हम कैसे लोकेट कर सकते हैं कि जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में होगा तो वो एस ब्लॉक में होगा, जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में होगा तो वो पी ब्लॉक में होगा, जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में होगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, यदि इसको हम डी ब्लॉक में रखेंगे। और जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ में है तो उसको हम एफ ब्लॉक में जो है वो उस एलिमेंट को, यानी कि पीरियोडिक टेबल को हम 3 तरीकों से डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास पीरियड होते हैं, एक हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, और एक हमारे पास क्या होते हैं, वो ब्लॉक्स हैं। ठीक हो गया? तो हमने एस बी डी एफ ब्लॉक बनाए हुए, ये किस बुनियाद पर है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब शेल में, एस में है, पी में है, डी में है या एफ में। तो जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जोन से ऑर्बिटल में होगा तो वो उसको उसी जो है वो ब्लॉक में उस एलिमेंट को रखा जाएगा। इस तरीके से हम जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है या सब शेल होता है, उस सब शेल के अंदर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि अगर उसमें वो एक सब शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर हमारे पास एल की वैल्यू जो है 0 हो, यानी एस सब शेल हो, तो हमारे पास उसमें उसका जो फार्मूला है फाइंड आउट करने का, 2 × 2 L + 1, यानी यहाँ पे एल की वैल्यू जो आप पुट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें पता चल जाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एस सब शेल क्योंकि पहला सब शेल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, जब हम इसमें 0 की वैल्यू पुट करते हैं। तो यानी अगर एल की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर एल की वैल्यू 2 हो जाएगी तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन, और अगर एल की वैल्यू 3 हो जाएगी तो उसमें जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास फर्स्ट सब शेल यानी एन की वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है, और 2, 3 एंड 4, ये एल की वैल्यू हो सकती है। तो एल की वैल्यू क्या होगी? जो एल की वैल्यू है वो हमारे पास होगी 0। इसके लिए एल की वैल्यू 0 होगी, इसके लिए होगी 0 और 1, और इसके लिए क्या होगी? 0, 1 और 2, और इसके लिए क्या होगी? 0, 1, 2 और
3। इसके लिए 4 वैल्यूज होंगी, 0 1 2 3 और इसमें क्या होगा 0। यानी पहले शेल में एक ही सब शेल है जो कि S है और दूसरे में हमारे पास कितने हैं, दूसरे में दो सब शेल हैं जो कि हमारे पास 0 और 1 यानी S और P। और तीसरे में क्या है, तीसरे में 3 है जो हमारे पास S P D। और चौथे में क्या है, चौथे में 4 हैं हमारे पास वो ये वाले हमारे पास S P D और F, यानी ये हमारे पास 4 इसमें सब शेल हैं। इसी तरीके से हमें ये भी पता है कि पहला जो शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पहले शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तीसरे में जो है वो 18 आ सकते हैं, तो चौथे में कितने आ सकते हैं, वो 32 आ सकते हैं। ठीक हो गया, 32 इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ शेल में आ सकते हैं। यानी जब नंबर ऑफ शेल 4 होगा तो ये कैसे पता चलेगा, एस में हमारे पास हमें पता एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। ठीक हो गया, इसमें 2 और इसमें कितने आते हैं, 6 आते हैं, तो मिलके कितने हो जाते हैं 8। और इसमें कितने आते हैं 2 और इसमें कितने आते हैं 6 और इसमें कितने आते हैं 10। तो हमारे पास ये टोटल कितने हो गए, ये हमारे पास टोटल हो गए 18। और इसमें कितने आते हैं 2, इसमें 6 और इसमें 10 और इसमें आगे जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, इसमें टोटल हमारे पास हो जाएंगे 32। तो ये इस तरीके से है। यानी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड आउट करने का कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो वो इस तरीके से जो है वो सारा आपको नाइन्थ में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन वो उसके हिडन रीजन नहीं बताया जाता कि ये पता कहाँ से चला है हमें। तो ये बेसिकली हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर है जिसमें हमें ये सारी चीज जो है वो पता चलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर आता है वो हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं, डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं और एफ सब शेल में जो है वो हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं और एस में 2 क्यों आते हैं, तो इस सवाल का जवाब जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको देगा कि हर एक जो ऑर्बिटल्स हैं, जो हर एक सब शेल्स हैं, उनमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स क्यों आ रहे हैं। तो उस ऐसी क्या वजह है, तो उसमें उस जो ऑर्बिटल होता है उस ऑर्बिटल्स के डिफरेंट रीजन्स होते हैं और हर एक रीजन में ना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक रीजन में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास आते हैं। तो कितने रीजन्स हैं ये आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और उनकी यानी कि जो लोकेशन है या ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन कहते हैं कि उसकी जो सेटिंग है उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में है या जी एक्सिस में, कौन से एक्सिस में उसकी ओरिएंटेशन है। तो इस ओरिएंटेशन को जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो ये कैसे पता चला, जब हमने फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस थी ना उसकी स्प्लिटिंग देखी ना, जब हम उस फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में लगे जाते थे तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंडर स्प्लिट अप होते थे मुख्तलिफ रीजन्स में। और वो जो रीजन जो मतलब कि उसमें एक्स डायमेंशन में या वाई डायमेंशन में या जी डायमेंशन में जिस भी डायमेंशन में वो जाते थे तो हम उसको जो है वो कह देते हैं कि इसके इतने रीजन है। इसकी वैल्यू ना एल की वैल्यू से रिलेट करती है। एल की वैल्यू जो है वो हमारे पास जितनी होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू उसी से ही हम जो है वो अगर एल की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 होगी। और अगर एल की वैल्यू जो है वो 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी -1 0 +1, यानी 3 वैल्यूज होगी -1 0 एंड +1। और अगर एल की वैल्यू जो है वो 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी -1 -2 0 +1 +2। यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 2 के लिए जो हमारे पास एल की वैल्यू 2 होगी। और इसी तरीके से एल की वैल्यू अगर 3 है तो हमारे पास जो एम की वैल्यू है वो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 इस तरीके से रेंज करेगी। तो एस ऑर्बिटल में हमारे पास एल की वैल्यू क्योंकि वो हमारे पास क्या होती है 0 होती है, तो इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की भी एक की वैल्यू है जो कि हमारे पास है m इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम एस ऑर्बिटल को मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लेंगे तो यानी इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करें तो ये एस ऑर्बिटल कहीं पे भी स्प्लिट अप नहीं होता, रीजन्स में डिवाइड नहीं होता, ये एक ही रीजन रहता है, यानी ये स्फेरिकल रहता है। तो स्फेरिकल से ये डिवाइड नहीं होता या उस मजीद स्प्लिट नहीं होता, तो हम ये कह देते हैं कि इसमें जो ये है स्फेरिकल उसी तरह रहते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स भी है जो है वो हमारे पास आ सकते हैं इसमें, इसको कोई और रीजन नहीं होता, सिर्फ एक ही रीजन होता है और ये स्फेरिकल शेप में होता है। तो स्फेरिकल शेप में 1s जो है उसका स्फीयर छोटा होगा, 2s का स्फीयर बड़ा होगा,
जो 4s और 3s होगा उसको उससे भी बड़ा, और 4s का उससे भी बड़ा होगा, लेकिन ये स्फीयर के ऊपर स्फीयर होगा। जैसे एक बाल को जो है वो दूसरी बाल में बंद कर दिया जाए, दूसरी को तीसरे में बंद किया जाए, तीसरी को चौथी में बंद किया जाए। तो इस तरीके से जो ये शेल होते हैं ना, जो स्फेरिकल सब शेल है, ये एस सब शेल, ये इसी तरीके से सराउंड करते हैं एक दूसरे को। तो हमारे पास जो पी सब शेल है, पी सब शेल में एल की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 1 है। तो जो हमारे पास एम की वैल्यू होगी वो होगी -1, 0 और +1। इसका मतलब होता है पी एक्स, पी वाई और पीजी। ये जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 3 रीजन में ये स्प्लिट अप होता है। एक पी सब शेल जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, एक वाई एक्सिस के अलोंग होता है, और एक जी एक्सिस के अलोंग होता है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमारे पास यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक रीजन में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी पी एक्स में भी 2 आ सकते हैं, पी वाई में भी 2 आ सकते हैं, पीजी में भी 2 आ सकते हैं। तो इस वजह से पी सब शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर हम पी एक्स की ओरिएंटेशन देखें, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स रीजन में होंगे, और फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास वाई रीजन में होंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो जी रीजन में होंगे। यानी फ्रंट एंड बैक पे, साइडों पे जो है वो एक्स एक्सिस, और ऊपर नीचे जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास वाई होगा। तो ये किस तरीके से ओरिएंटेशन है। इसी तरीके से डी की ओरिएंटेशन है, तो डी की ओरिएंटेशन जो है वो उसकी एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो एल की वैल्यू 2 है, तो उसके लिए एम की वैल्यू कितनी होगी, -2, -1, 0, +1, +2। इसमें डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, इसमें ये हमारे पास रीजन होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रहते हैं। और इसी तरीके से एफ ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करते हैं, क्योंकि एल की वैल्यू जो है वो आपके क्या होती है, 3। तो इसमें एम की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये 7 वैल्यूज बनती है, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। हर एक रीजन में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा, हर एक रीजन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक रीजन ले लो, जैसे कि पीजी ले लो या कोई भी रीजन ले लो, हर रीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी यानी कि उसको भी हम पहचान सकते हैं कि वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं। एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की सेल्फ रोटेशन होगी। वो सेल्फ रोटेशन को हम क्या कहेंगे, वो हम कहते हैं कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसकी ऑपोजिट स्पिन होगी। एक 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी ऑपोजिट स्पिन होगी। एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी और एक की जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो हमारे पास जो क्लॉकवाइज स्पिन होगी उसकी वैल्यू +1/2 होती है, और एंटी क्लॉकवाइज वाली की स्पिन जो है वो -1/2 होती है। और इनको इस तरीके के साइन से जो है वो हम डिनोट करते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो इस डायग्राम के अंदर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो एरोज हैं, ये एक्चुअली ये वाले एरोज को देख के जो आपको बनाए जाते हैं। तो ये वाले एरोज और हैं, ये स्पिन के लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो हमारे पास ये वाली होती है, और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो ये वाली होती है। तो हम उसको स्पिन के जरिए जो है समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये एस और यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये बेसिकली स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन की जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड देखें तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में साउथ पोल अगर हमारे पास वो किस तरफ रोटेट कर रहा है, वो हमारे पास जो है वो अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यानी वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, जो स्पिनिंग है यानी कि 1 +1/2, तो इसकी जो स्पिनिंग होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो इस तरीके से होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी। और अगर हम इसको देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज वाले ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास -1/2 होती है। तो इसकी जो एंटी क्लॉकवाइज की जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका नॉर्थ पोल इस साइड पे होता है यानी नीचे, और साउथ पोल या ऊपर वाली साइड पे होता है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी, उसका ये एरो है कि जब कोई चीज स्पिन करती है तो उसके इर्द-गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है ना, तो चार्ज पार्टिकल की तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसकी अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इस एरो से जो है वो डिनोट किया गया है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्वांटम नंबर से जो है वो कैसे मालूम कर सकते हैं, या क्वांटम नंबर्स कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है हमारे पास 1s1।
यानी कि उसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये हम ऐसी कोई साइन बना देते हैं कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन है उसको डिनोट करने के लिए। तो हमारे पास ये जो 1 है ये बेसिकली हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। ये नंबर ऑफ n वैल्यू है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये जो s है ये बेसिकली l की वैल्यू से हमें पता चलता है। ये l की वैल्यू जो हमारे पास इसके लिए होती है। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास ये है और इसके लिए m की वैल्यू भी जो है वो हमें पता चलती है। m की वैल्यू जो है वो इससे ही पता चल जाएगी। उसके बाद ये जो है ये हमारे पास s की वैल्यू को जो है वो डिनोट करेगा। अगर हमारे पास s की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1/2 होगी, -1/2 क्लॉकवाइज है, ये -1/2 जो है वो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये -1/2 की वैल्यू होगी। इसी तरीके से हमारे पास हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें भी हमारे पास ये इसकी वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। s जो है वो ये हमारे पास कहाँ से l की वैल्यू से आता है। इसी की वैल्यू से जो है वो हम n की वैल्यू यानी हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी इसके लिए वो 1 होगी, l की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 होगी, m की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। और ये हमारे पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वैल्यू होगी -1/2 और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वैल्यू क्या होगी +1/2, इसकी वैल्यू +1/2 होगी। इसी तरीके से अगर हम कोई और एलिमेंट ले लें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, बोरान की कर लेते हैं। तो बोरान इज इक्वल टू 1s2 2s2, ठीक है। और उसके बाद इसका 2px होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम अगर इसके 2px को देखें तो 2px जो है 2px में हमारे पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास 2 किसको डिनोट कर रहा है, ये n की वैल्यू है जो कि हमारे पास 2 ही होती है। उसके बाद ये जो p है ये हमारे पास कहाँ से आता है, ये l की वैल्यू से आता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। और ये जो x है ये हमारे पास किस वैल्यू से आता है, ये -1 जो है वो वैल्यू होती है इसके लिए, -1 m की वैल्यू होती है। तो उससे हमें पता चलता है। उसके बाद ये जो है ये हमें -1/2 जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है उससे हमें पता चलता है। तो ये हमारे पास सारी जो वैल्यूज हैं ये बेसिकली यहाँ से हमें पता चलती हैं। तो 2px में सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वांटम नंबर के जरिए से आती है। अच्छा ये जो 2 है ये हमें ये बताता है कि ये जो बोरान है ये दूसरे पीरियड में मौजूद है, ठीक हो गया। इस 2 से हमें क्या पता चलता है कि ये दूसरे पीरियड में है, सेकंड पीरियड, ठीक हो क्या। अच्छा उसके बाद हमें ये इस p से क्या पता चलता है, इस p से ये पता चलता है कि ये p ब्लॉक में होगा, ठीक। ये भी हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास s ब्लॉक एलिमेंट है, s ब्लॉक। और एक हमारे पास है कार्बन की देख लेते हैं। तो कार्बन में 1s2 2s2 और 2px 2py एंड 2pz। इसमें px में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम इसमें 1 देखें तो ये जो है हमारे पास क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताता है यानी n इज इक्वल टू 1 और s जो है वो हमारे पास ये किसकी वैल्यू से होता है, l इज इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से ये हमारे पास n इज इक्वल टू क्या है, ये हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है। तो p की वैल्यू l इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। और ये जो x है इसमें m की वैल्यू क्या है, ये -1 है, ठीक हो गया। ये हमारे पास -1 है। इसी तरीके से 0 ये +1 ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसमें जो ये वाला है ये हमारे पास 1 जो है ये बेसिकली हमारे पास -1/2 एंटी क्लास इसमें करते हैं। तो ये हमारे पास जो है सर्टेन इंफॉर्मेशन जो है जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।